क्यों लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क? क्यों थाईलैंड की पीएम को उन्हीं के कोर्ट ने किया सस्पेंड? और कौन होगा दलाई लामा का अगला सक्सेशन? हेलो एवरीवन, मैं हूं सैशब। आप देख रहे हैं द जियोपोल। सो लेट्स बिगिन द एपिसोड। 2 जुलाई 2025 दलाई लामा ने अपने सक्सेशन का अनाउंसमेंट किया। अब सक्सेशन का मतलब क्या है कि मतलब दलाई लामा के मृत्यु के बाद उनके बाद दलाई लामा की पोजीशन कौन लेगा। अब सबकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक पोजीशन का नाम है जो कि तिब्बतीय बुद्धिज्म में हेड स्पिरिचुअल लीडर को कहते हैं। अभी जो दलाई लामा है वो 14th दलाई लामा है जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। वो 1935 में तिब्बत में जन्मे थे। दलाई लामा ने ये जो सक्सेशन का अनाउंसमेंट किया है, तो ये सक्सेशन प्रोसेस होता कैसे है और मतलब क्या होता है ये? तो बेसिकली तिब्बतीय बुद्धिज्म की मान्यताओं के अनुसार जो दलाई लामा होते हैं उनका जब डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो रिकार्नेट करते हैं, मतलब पुनर्जन्म लेते हैं। उनकी आत्मा कोई एक नई जगह जाके आत्मा अपनी नई बॉडी चुनती है और उसमें बसती है। तो जो दलाई लामा को छोड़ के बाकी जितने भी हेड लामाज हैं तिब्बती बुद्धिज्म में, जैसे दलाई लामा के जस्ट नीचे जो पोजीशन आता है उसको कहते हैं पंचेन लामा। सो पंचेन लामा एक पहले बहुत सारे लामाज मिलके बहुत दिन तक मेडिटेट करते हैं। उनको कुछ सपने में इंडिकेशंस आते हैं कि यहाँ हो सकते हैं, वहाँ हो सकते हैं। तो उनको जब लगता है कि यहाँ इस साइड हो सकता है, तो वो सब मिलके एक अपना सर्च पार्टी बनाते हैं। और पिछले दलाई लामा की जितनी भी चीज़ें थी, वो दलाई लामा की चीज़ें वो साथ लेके जाते हैं। और जिन जिन बच्चों का उन्होंने सुन के रखा है कि ये हो सकते हैं या फिर यहाँ हो सकते हैं, तो उन बच्चों के पास वो सामान लेके जाते हैं। जिनमें से अगर बच्चा जो सही दलाई लामा का चीज़ है वो चुन लेता है, तो फिर सब सोचते हैं कि यही दलाई लामा है, क्योंकि उन्होंने अपना जो चीज़ है वो पहचान लिया है। और इसी तरह से दलाई लामा का सिलेक्शन होता है। दलाई लामा ने सक्सेशन प्लान बताते टाइम ये कहा कि जो नेक्स्ट दलाई लामा का सिलेक्शन होगा उसकी ऑथोरिटी बस गार्डन फोंग ट्रस्ट, जो कि दलाई लामा के अंडर ही आने वाली एक ट्रस्ट है, उसके पास होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे वो किसी एक फ्री कंट्री में होंगे, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया या फिर जापान, ना कि किसी ऐसे लैंड में जो चाइना ऑक्युपाइड है या फिर चाइना कंट्रोल्ड है, जैसे प्रेजेंट डे तिब्बत। और उन्होंने तिब्बतीय लोगों को ये भी चेतावनी दी कि वो किसी ऐसे दलाई लामा को अपना स्पिरिचुअल लीडर ना माने जो चाइनीज गवर्नमेंट बैक्ड है या फिर बीजिंग के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है। चाइनीज गवर्नमेंट के लिए ये अनाउंसमेंट एक सिरदर्द बन गया है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट को लगता है कि जो रिकार्नेशन के बाद जो नए दलाई लामा बनेंगे उसका पूरा सोलोली ऑथोरिटी सिर्फ ओनली टू ओनली चाइनीज गवर्नमेंट के पास है। बिकॉज चाइनीज कभी भी नहीं चाहती कि वो जो दलाई लामा अभी प्रेजेंट जो 14 दलाई लामा है उनकी बात सुन के जो नेक्स्ट दलाई लामा और कहीं बाहर से आए और वो फ्री तिब्बत के मूवमेंट को जगा के रखे। चाइना अपने मोटिव के हिसाब से फ्री तिब्बत मूवमेंट को एकदम क्रश कर देना चाहती है, इसीलिए वो अपना कोई एक पपेट दलाई लामा वहां बिठाना चाहती है। और इसीलिए 2007 में चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट रिलीजन अफेयर्स एक्ट को अमेंडमेंट करते हुए दलाई लामा के सिलेक्शन प्रोसेस को भी उसके अंदर डाला था। सो चाइनीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दलाई लामा का रिकार्नेशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा? सो डेथ के बाद जितने भी बच्चों को दलाई लामा को छोड़ के जो भी चाइनीज गवर्नमेंट ने पंचेन लामा जिसको भी सिलेक्ट किया है, वो पंचेन लामा जो जो बच्चों का नाम देंगे वो सब चाइनीज गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होंगे पहले। उसके बाद उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा एक क्या बोलते हैं, एक गोल्डन उन सिस्टम है जो कि लॉटरी टाइप सिस्टम है, उससे होता है। अब ये लॉटरी टाइप सिस्टम 15 सेंचुरी से चला हुआ चाइनीज डायनेस्टी का एक सिस्टम था, जिसके अनुसार ये जो तिब्बत के दलाई लामा का सिलेक्शन होगा चाइनीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वैसा ही होगा। इसके हिसाब से चाइनीज गवर्नमेंट खुद का एक पपेट
दलाई लामा बिठा सकती है, जिसके होप से वो अपना कोई भी काम करवा सकती है और जो फ्री तिब्बत मूवमेंट होगा उसको क्रश कर सकती है, ताकि तिब्बत कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ना लड़ पाए वर्ल्ड वाइड। दलाई लामा और तिब्बत चाइनीज गवर्नमेंट के लिए एक सिरदर्द कैसे बने, और तिब्बत एक फ्री कंट्री से गवर्नमेंट इन एग्जाइल तक कैसे आया, इसकी पूरी जानकारी आगे हिस्ट्री में जान। 1933 में 13th दलाई लामा की डेथ हो जाती है। फिर 1949 में चाइना अपने सिविल वॉर के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है और माओ जेडोंग वहाँ के चेयरमैन। उसके बाद 1950 के अक्टूबर के फर्स्ट वीक में माओ जेडोंग ने पीपल लिबरेशन आर्मी, मतलब चाइना की जो आर्मी है, उसको तिब्बत भेजती है कैप्चर करने के लिए। और थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर 1950 में तिब्बतियन आर्मी उनके सामने सरेंडर कर देती है। फिर नेक्स्ट मंथ नवंबर 1950 में चाइनीज गवर्नमेंट, मतलब ऑब्वियसली माओ जेडोंग ने इनवाइट किया दलाई लामा को, जो हमारे 14th दलाई लामा है उनको, टू टेक द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ दलाई लामा, जो चाइनीज गवर्नमेंट देना चाह रही। बट दलाई लामा उस समय इनवाइट लेने जा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र तब बस 15 साल थी और उनके जो फाइनल दलाई लामा बनने के जो एग्जाम्स थे वो भी कंप्लीट नहीं हुए थे, इसीलिए वो नवंबर 1950 में वहाँ जा नहीं। 23 मई 1951 में चाइनाज डेलीगेशन के साथ तिब्बत की डेलीगेशन का एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन होता है। अब इस 17 पॉइंट एग्रीमेंट के कुछ की पॉइंट्स ये थे कि तिब्बत अपनी ऑटोनॉमी छोड़कर चाइना के अंडर आ जाएगा। चाइना तिब्बत की कोई पोजीशन का कुछ हानि नहीं करेगा, बट वो अपना एक मिलिट्री बेस लासा में, जो तिब्बत की तब की कैपिटल थी, वहां पे सेटअप करेगा और तिब्बत के बॉर्डर्स के साथ साथ चाइना के बॉर्डर्स को भी कंट्रोल करेगा। 17 पॉइंट्स एग्रीमेंट के बाद दलाई लामा जाके माओ जेडोंग से मिले और तिब्बत और चाइना के फ्यूचर रिलेशंस के बारे में बातचीत की। लेकिन दलाई लामा को ये आश्वासन नहीं हुआ कि चाइनीज गवर्नमेंट उनकी कोई हेल्प करेगी। 17 पॉइंट्स एग्रीमेंट के बाद जब पीपल लिबरेशन आर्मी तिब्बत के अंदर आई, तो तिब्बती सिविलियंस को पीपल लिबरेशन आर्मी से बहुत ज़्यादा टॉर्चर का सामना करना पड़ा। और इंडिया को ये सब पता होते हुए भी इंडिया कुछ नहीं कर पाई। उसका रीज़न था 1954 में इंडिया और चाइना ने एक पंचशील एग्रीमेंट पे साइन किया था, जिसका एक पॉइंट ये था कि इंडिया और चाइना कभी भी अपने एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स पे कोई कमेंट या इशू रेज नहीं करेंगे। 1956 में दलाई लामा फर्स्ट टाइम इंडिया आए विजिट पे, लेकिन इंडिया विजिट के दौरान चाइनीज गवर्नमेंट ने उनका किडनैप करके चाइना एम्बेसी के अंदर उनको रख लिया था। बट इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर और इंटरप्शन के बाद उनको एम्बेसी से निकाल कर लासा वापस फ्रीली भेजना पड़ा चाइनीज गवर्नमेंट को। 10 मार्च 1959 में नोबलिंका पैलेस के बाहर, जो कि लासा में है, बहुत तिब्बती लोग गैदर हुए। क्यों गैदर हुए? क्योंकि वो दलाई लामा से ये आश्वासन चाहते थे कि उस शाम जो उनको चाइनीज कैंप पे इनविटेशन मिला है वो उसमें ना जाए, क्योंकि नॉर्मल लोगों को ये लगता था कि अगर दलाई लामा चाइनीज कैंप में जाएंगे तो उनका मर्डर हो जाएगा। और दलाई लामा ने लोगों की चिंता करते हुए चाइनीज कैंप में जाने से मना कर। 17 मार्च 1959 में दलाई लामा ने लासा छोड़ दिया, क्योंकि 15 मार्च 1959 तक चाइनीज आर्मी उनको कैप्चर करने के लिए उनके पैलेस के बाहर आ चुकी थी। वो छुपते छुपाते कुछ भी करते लासा से साउथ की तरफ इंडिया के अरुणाचल प्रदेश साइड चलने लगे। वो कई दिन बिताने के बाद छुपके छुपाते दिन में किसी गुफा में छुपे रहते, रात को बिना रोशनी के वो चलते रहते। और 31 मार्च 1959 में उन्होंने तवांग मोनेस्ट्री, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ एंट्री ली और दुनिया को चैन में चैन आई कि उनकी मृत्यु की खबर किसी को नहीं मिली कि चाइनीज आर्मी ने उनको मार दिया है। अप्रैल 1959 में मसूरी के बिरला हाउस में दलाई लामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और चाइना के साथ तिब्बत के सारे एग्रीमेंट तोड़ने का वादा किया, इंक्लूडिंग द 17 पॉइंट एग्रीमेंट दैट तिब्बत हैड विद चाइना।
उसी दिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दलाई लामा से मिलने आए और उन्हें एक रिफ्यूजी का टैग देके उनको धर्मशाला में गवर्नमेंट एंड एग्जाइल के लिए और रहने के लिए, उनको अगर रहना है एज अ रिफ्यूजी इंडिया में, उसके लिए धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे ज़मीन दी। और ऐसे ही एक फ्री कंट्री जो कि तिब्बत थी, चाइना के अधीन आके गवर्नमेंट एंड एग्जाइल चला रही। तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारिनो ग्रोसनी ने एक न्यूज़ इंटरव्यू में ये कहा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत सालों पीछे ढकेल दिया है, ये पूरा सच नहीं है। उन्होंने जस्ट कुछ महीने ही पीछे ढकेल पाए हैं, ऐसा उनका कहना है। आइए उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसका वीडियो देखते हैं। Ways, but it's clear that what happened in particular in Fordow, Natanz, Isfahan, where Iran used to have and still has to some degree capabilities in terms of treatment, conversion, and enrichment of uranium have been destroyed to an important degree. Some is still standing. So there is, of course, an important setback in terms of those capabilities. This is clear. And now the important issue, the important thing is what are the next steps? Now, the characterization of the damage, I think we can, speculate and still until, of course, the Iranians themselves will have to go there and sift through the, rubble and look at what is the exact degree of the damage. 1 जुलाई 2025 को थाईलैंड की पीएम पेंतांगोन श्रीवांत्रा को उन्हीं के देश के कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। रीजन है एक फोन कॉल जो उन्होंने अपने पड़ोस के देश के पूर्व प्रधानमंत्री को किया, जिनमें उन्होंने उन्हें अंकल कह के संबोधित किया, जहां से शुरू हुई सारी कहानी। कहानी के मेन चीज में है ये जो आपके स्क्रीन में आ रहा है, ये टेम्पल जिसे कहते हैं प्री विहार टेम्पल, जो कि कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पे है और जिसकी वजह से कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे हैं और उसी कारण की वजह से जो थाईलैंड की पीएम है वो सस्पेंड की गई है। तो हम लोग थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। 1907 में फ्रेंचो सिमिनीज ट्रीटी हुई थी। अब फ्रेंचो सिमिनीज ट्रीटी के अनुसार तब की जो फ्रेंच कॉलोनी थी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ की गई थी और जब तक फ्रेंच कंबोडिया में थे तब तक थाईलैंड ने कभी भी इस बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं किया था। बट जब ही फ्रेंच कंबोडिया छोड़ के चले गए और कंबोडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तभी थाईलैंड ने ये जो प्री विहार टेम्पल का एरिया था ये अपने अंडर कर लिया। कंबोडिया ने आईसीजे जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां गई और 1962 में आईसीजी ने कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया। वापस पिछले महीने उसी प्री विहार टेम्पल कॉम्प्लेक्स को लेके दोनों कंट्रीज के आर्मी के बीच झड़प हुई, जिसको सॉल्व करने के लिए तब की थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर पेंट्रोगन श्रीवांत्रा ने कंबोडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर हु सेन को कॉल किया और उन्होंने उन्हें अंकल कह के संबोधित किया और अपने ही कंट्री के एक मिलिट्री जनरल का अपमान किया, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई और उसी से बवाल शुरू हो गया और उनके लिए प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कॉल रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद कि उन्हीं के कंट्री के लोगों ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से इस्तीफा देने पे मजबूर किया। लेकिन उन्होंने जब नहीं दिया तो उनके कोर्ट ने ही उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से सस्पेंड कर दिया है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में और क्यों इसको लेके इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप लड़ गए और क्यों इलॉन मस्क ने बोला कि अगर ये बिल पास हो गया तो वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। वन बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में जान लेते हैं और ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल
पास हो चुका है अमेरिका के कांग्रेस से। सो वन बिग ब्यूटीफुल बिल बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन के टाइम में इसको बहुत कैंपेन किया था कि वो अगर प्रेसिडेंट हो जाते हैं तो वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल लाएंगे। अब वन बिग ब्यूटीफुल बिल के जो की हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि इसमें जो टैक्स है वो और कम हो जाएंगे, कि वो ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स कट ऑफ्स हो जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट ये कह सकते हैं कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा। जो भी अभी यूएस मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहा है उससे और ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर वो करेगा। थर्ड ये है जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सब कह रहे हैं, कि जो मेडिकेड है, मतलब जो मेडिकल एड मिलता है, जो लोअर इनकम लोग हैं यूएस में जिनको मेडिकेड मिलता है, वो ये लोग कट कर देंगे। और जो स्नेप है, जो हम लोग कह सकते हैं इंडिया में जैसे राशन है, राशन मिलता है सबको, वैसे वहाँ पे स्नेप है जिसका फुल फॉर्म है सप्लीमेंट्री न्यूट्रियल असिस्टेंस प्रोग्राम। इट्स बेसिकली लाइक हम लोगों का जो राशन है, तो वो भी ये लोग फुल्ली कट ऑफ कर देंगे धीरे धीरे, पैसा कमाने की बात है इसमें, और वो फुल्ली कट ऑफ हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प का ये मानना है कि ये सब कट ऑफ होने के बाद गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा बचेगा और वो सही जगह काम लगा पाएंगे। और मेनली और एक जो दो मेन हाइलाइट्स है, और उनमें से एक जो फैक्टर है जिसकी वजह से इलॉन मस्क झगड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, वो है कि जितनी भी ईवी कंपनीज है उनको जो सब्सिडीज मिलती थी, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज हैं उनको जो भी सब्सिडीज मिलती थी वो कट ऑफ कर दिया जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। उनको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, एक भी सब्सिडी नहीं मिलेगा, इसलिए इलॉन मस्क इतना गुस्सा है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि डेप्थ सीलिंग जो है, डेप्थ सीलिंग को राइज कर दिया जाएगा। अब डेप्थ सीलिंग क्या है? डेप्थ सीलिंग है मतलब सोच लीजिए आपका एक्स्ट्रा खर्चा है तो उसको अमेरिकन गवर्नमेंट और बढ़ा देगी कि हाँ हम लोग इतना एक्स्ट्रा खर्चा और कर सकते हैं, तो उसको डेप्थ सीलिंग कहते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।